you all had you all wanted the revision of rise of nationalism in Europe and two other chapters. So I'm doing it on a very quick way. This is because now you have to focus on the questions that are going to be there or that are expected to be there, not on the entire chapter में क्या है. You have to basically understand what kind of questions you can मतलब कि you can expect. तो जो हमारा पहला चैप्टर है, सिंस वी डोंट हैव द मैप इन दिस, सेकंड में नेशनलिज्म इन इंडिया में मैप है, इसमें हमारा मैप नहीं है. तो आउट ऑफ 20 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट अ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड दैट कैन बी स्प्लिट into 3+1 in the pictorial and 1 in MCQ. That is the way. So let us start. Rise of nationalism in Europe refers, हमारा जो है, this can be, as I have been already telling you, this is a sequel to French Revolution. French Revolution हमारा focus करता है only on the changes that took place in France. Whereas France से ये जो चीजें थी, the nationalism, the spirit of nationalism, ये आपका shift हुआ, मतलब कि spread हुआ towards Europe. एंड ये आपका था when the people started identifying themselves to one particular nation. मतलब अब उस वक्त में the nations were not what we have today. आज हमारे पास जैसा है वैसे nations नहीं हुआ करते थे. They used to live in similar areas but spoke different languages. और इसीलिए now they had one, जो फ्रेंच नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा मेशर लिया था, अ सिंगल फ्लैग, लैंग्वेज, देन द आइडिया ऑफ ला पेत्रे यानी कि फादरलैंड. और ऐसे उन्होंने कुछ कलेक्टिव मेशर्स लिए थे. And this had given the rise to nationalism across Europe. Now, when हमारा जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है, दैट इज विद द इन्वेजन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नेपोलियन. नेपोलियन जिसने कुछ चेंजेस किए थे, इसको आप लोगों ने जो है, सेकंड पॉइंट आपको जो लर्न करना है वो है नेपोलियन. नेपोलियन जो था, ही हैड changed the administrative areas. He had taken up dictatorship. उसने वहां पर जो है डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश किया था. He had also introduced civil code, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं. और ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आने के या फिर 3 मार्कर में आने के ज्यादा चांसेस हैं. राइट नाउ, नेपोलियनिक कोड के अकॉर्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वाज बिट फ्री. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन उसने जो है इंप्रूव किया था. एंड ही हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, बट स्लोली ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेड द रेस्ट ऑफ यूरोप एंड उसको फ्रांस का हिस्सा बना रहा था. एंड दैट इज वाई ही वॉज नॉट वेलकम. मोर ओवर, he also censored the press, plus there was increased tax. और इस वजह से नेपोलियन को जो है धीरे धीरे लोग नापसंद करने लगे. एंड अल्टीमेटली इन द बैटल ऑफ वाटरलू ही वाज डिफीटेड. और वहीं पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो हार गया तो देयर वाज अ कांग्रेस, यानी कि देयर वाज अ मीटिंग जिसके अंदर सारे आपकी यूरोपियन पावर्स मिले और उन्होंने 1815 ट्रेटी ऑफ वेना साइन किया. एंड दिस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन ड्यूक. जो आपका ऑस्ट्रियन ड्यूक था उसने इसको होस्ट किया था, जिसका नाम था मेटरनिच. नाउ देयर वाज सम शिफ्ट. जो 39 स्टेट्स थे जर्मनी के, उनको छोड़ दिया गया. एंड
there was a new boundary that was formed for Europe. अब ये उस वक्त में जो है उस पॉलिटिकली उन्होंने सेट किया. सम ऑफ द पीपल जो कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट कर रहे थे, दे वांटेड द कंजर्वेटिव्स शुड रूल बट विथ मॉडर्निटी, वेयर जो डेमोक्रेट्स थे दे वर नॉट हैप्पी. और इस तरीके से देयर वाज एन अनरेस्ट. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिकली व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन यूरोप. तो इकोनॉमिकली दे वांटेड, जैसे प्रशिया के अंदर आपके ट्रेड ईज थे, वैसे दे वांटेड ईज इन देयर बिजनेस. और उसके लिए उन्होंने फॉर्म किया था अ ट्रेड यूनियन कॉल्ड ज़ोलवेरिन. वन मार्कर में यू कैन एक्सपेक्ट, हमेशा वन मार्कर में ही आया है इन द बुक्स. दे वांटेड कि जो आपके ट्रेड है उनमें जो आपके करेंसीज है उनको इक्वलाइज किया जाए, क्योंकि उन दिनों में जब ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो दे हैड टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेंसीज एंड मेजर्स. So economically, they wanted a uniform system. And politically, people wanted that there should be major concern of freedom. Freedom should be there, liberty should be there. और इसीलिए जगह जगह पर जो है सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गए. अदरवाइज दे वुड बी कॉट. इसीलिए सीक्रेटली सोसाइटीज बने थे, जिसमें से एक बहुत फेमस इंसान था, गिसप मजनी. He had formed two secret societies, Young Berlin and Young Italy. And it was his, उसकी वजह से ही उसने जो है जर्मनी में भी as well as in Italy he had initiated the freedom. और इसीलिए मेटरनिच जो है उसको the most dangerous enemy of social order भी बोलता था. वन मार्कर क्वेश्चन. नाउ ये तो उस वक्त में जैसे जैसे आपका सिस्टम था, सोशली पॉलिटिकली दे ऑल वर सेपरेट. अब क्या हुआ, इन डिफरेंट एरियाज देयर वर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. लाइक इन 1848, 18 आपका जो है 1815 वाज द कंजर्वेशन, सॉरी द रूल ऑफ कंजर्वेटिव्स. 1815 में मेनी ऑफ द पीपल स्टार्टेड रिवॉल्टिंग. और उनमें से ही एक बहुत ही famous revolt था of Silesia revolt. The next important question that you can expect in a 2 mark, क्योंकि अब आपके क्वेश्चंस 2 मार्कर भी है, 3 भी है और 5 भी है. पहले हमारे 2 मार्कर नहीं होते थे. तो सिलेसिया रिवॉल्ट जो है दैट इज अ वेरी लेसर नोन रिवॉल्ट, जहां पर वीवर्स जो है दे हैड अटैक द कॉन्ट्रैक्टर्स. जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको वीविंग के लिए पैसा देते थे वो कम देते थे, दे यूज टू गिव लेस. Therefore, they demanded more money. और जब नहीं मिला तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके घरों को उनको अटैक करना शुरू किया. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड अवे फ्रॉम हिज एरिया. लेकिन जब वो वापस आया तो ही गॉट द आर्मी विद हिम, जिसकी वजह से द वीवर्स वर शॉट एंड किल्ड. एंड दिस बिकेम वन ऑफ द वेरी इनफेमस इंसिडेंट इन यूरोप. तो इस तरीके से एट डिफरेंट प्लेसेस देयर वर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम वाज नॉट इन वन कंट्री, इट वाज बिकॉज कंट्री टाइप कुछ भी नहीं था. जिस चीज को वो कंट्री बोलते थे दैट कंट्री कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन. और इसीलिए साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता था. अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने इस नेशनल मूवमेंट को एक शेप देने की कोशिश की. लाइक आपके पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड म्यूजिक. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब जो लैंग्वेज था, लाइक इन पोलैंड the people were forced to not to speak their own language. They were controlled by the Russians, and the Russians did not want the Polish to speak their own language. लेकिन जो पोलैंड के जो प्रीस्ट होते थे, टू एक्सप्रेस देयर रिसेंट, अपने गुस्से को दिखाने के लिए,
They used to speak in their own language, but later they were sent to the very dreadful area of Siberia, जो बहुत ठंडा होता. On the other hand, if we look at the म्यूजिक, तो बहुत सारे लोगों ने फोक म्यूजिक्स लिखे थे, जैसे आपके करम करम्सकी है, he had composed. Then Grimm brothers from Germany, he had composed a folk tales for the children. So they tried to अपने अपने लैंग्वेज को पॉपुलराइज करने के लिए दे ट्राई, जैसे हमारे यहाँ पर था ना लास्ट वाला री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने वंदे मातरम या फिर वो फोक टेल्स ऑफ सदर्न इंडिया पढ़ा था, वैसे वहां पर भी अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज को उन लोगों ने जो है इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की, एंड दे ट्राइड टू गार्नर द सपोर्ट ऑफ द पीपल, लोगों के सपोर्ट को लेकर आने की कोशिश की. तो धीरे 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 दिस, ये जो रिवॉल्ट थे, ये जो नेशनलिज्म था, दैट स्प्रेड, एंड इन डिफरेंट एरियाज इसका डिफरेंट आपका जो है इफेक्ट रहा. अब आपके पेपर में जो यू कैन एक्सपेक्ट 3 or 5 मार्कर इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एंड लास्ट द इंसिडेंट्स और इवेंट्स दैट लेड टू World War I. ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जो आएंगे तो 3 या 5 में ही आएंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आर मोर. स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जर्मनी वाला हैज बीन वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. So now what happened? सबसे पहले अगर हम जाते हैं बिफोर जर्मनी, तो वी गो टू 1832 and that was ग्रीस. दो, ग्रीस में ऐसा मूवमेंट नहीं था जैसे जर्मनी में था. ग्रीस की जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि ग्रीस वॉज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, द टर्किश एम्पायर, द इस्लामिक रूलर. एंड ग्रीस अपने आप को जो है इट मतलब कि वो अपने आप को जो है एक अलग नेशन की तरह एनविसेज करता था. ग्रीस इज सेड टू बी द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन. 1 मार्कर क्वेश्चन. कहा जाता है कि सिविलाइजेशन हमारे ग्रीस से ही स्टार्ट हुए थे. तो देयर इट वाज नॉट एनी मूवमेंट और एनी लीडर, इट वाज ऑल द कॉमन पीपल, द पोएट्स, द ऑथर्स, जिन्होंने जो है ग्रीस के लिए सपोर्ट किया फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप. एंड द वॉर वाज फॉट. लॉर्ड बायरन जो थे, ही वाज देयर, इंग्लिश पोएट. एंड अल्टीमेटली बाय द Treaty of Constantinople 1832, Greece was recognized as an independent state. तो ग्रीस में जब ये चेंजेस आए, फ्रांस में जो चेंजेस आए फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, द पीपल ऑल अराउंड यूरोप वर, मतलब कि नाउ दे ऑल्सो वांटेड कि उनका जो एरिया है दैट शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टम. तो ये सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ इन 1848, दैट इज इन मे 1848 इन जर्मनी. जर्मनी जो था अभी जैसा एक व्हाट वी सी, इट इज नॉट लाइक जर्मनी एंड प्रशिया, देयर वर 2 डिफरेंट पार्ट्स. एंड जर्मनी में देयर वाज नो सिस्टम, देयर वाज मतलब कि वहां पर जो था द किंग वाज देयर. And the king did not accept any constitution. He wanted to have an absolute monarchy. वो एक absolute monarchy चाहता था. And the people of Germany had formed the German State National Assembly, and they wanted constitutional monarchy, which the king refused. Not only that it was refused, even जो crowd था, it was disbanded. And the troops attacked the people. थोड़े टाइम के लिए तो everything became silent, but later on, Otto von Bismarck, who is called as the architect of Germany, he diplomatically made the plan, and later Germany जो है it यूनाइटेड विद प्रशिया. एंड जो प्रशिया के जितने भी आपके सिस्टम थे, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज अडॉप्टेड बाय जर्मनी.
in the Hall of Mirrors in on 18 January 1871. It started on 18 May in 1848 and it ended in 71. एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जर्मनी का जो पीरियड है वो क्या है, तो 48 टू 1848 टू 1871. नाउ इटली. इटली जो है, व्हाट वी सी टुडे, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हो तो यू विल सी इट ऐसे आपका जो है अलग से ऐसे पार्ट से बने दिखे. इट इट लाइज लाइक अ वॉर्म जैसे लगता. देयर वर 7 डिफरेंट पार्ट्स. एंड यूनिक फीचर क्या था कि ये जो 7 के 7 थे, दे वर रूल्ड बाय डिफरेंट एम्पायर्स. लाइक वन वाज विद ऑस्ट्रिया, दूसरा स्पेनिश रूलर्स थे, बीच में पोप था. एंड जो वहां का जो ओरिजिनल मतलब की रूलर था, ही वॉज ओनली रूलिंग वन पर्टिकुलर एरिया, दैट इज सर्दीनिया पेडमोंट. अब इटली को जो है दैट हैड टू बी, उसको जो है प्रिंसली स्टेट को दे वांटेड नाउ टू बी यूनिफाइड. एंड दिस वाज डन बाय गिसप मजनी जो था, उसके मतलब कि जो सीक्रेट सोसाइटीज थे वो, और उनका जो चीफ मिनिस्टर था काउंट केवर. ही टुक द हेल्प ऑफ द आर्मी एंड स्लोली स्लोली पहले नॉर्थ से दे रिमूव्ड. देन दे मार्च्ड टूवर्ड्स द 2 cities ऑफ सिसिली. वहां पर उन्होंने जो है जाकर मतलब वहां पर उनको सपोर्ट किया गिसप गरिबल्दी. He was also a revolutionist and he followed Gisab Mazini. And the local peasants they supported in this movement, though they did not know what is happening. उनको ये पता था कि उनको जो है एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी. And ultimately जो सारे states थे they were unified and the prince of Italy was crowned. तो दिस वॉज द इटलीज यूनिफिकेशन. मतलब वहां के जो लोग थे दे वर दिस मच इग्नोरेंट कि उनको ला तालिया का मतलब भी नहीं पता था. येट दे सपोर्टेड. आप व्हेन यू आर लर्निंग तो आपको इटली वाला 100%, जर्मनी वाला 100% आपको लर्न करना है. मतलब ये चार तो आपको इसमें से लर्न करके जाना ही जाना है इफ यू आर मतलब की प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द. And then what were the measures that were taken by the French Revolution to popularize the idea of nationalism? ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए, because there would be definitely a choice. आपके पास choice होगा. तो Germany and Italy, when you see on the map of the world, they are part of Europe. Now British जो था, that was Britain जो था, अगर आप मैप में देखोगे तो बीच में पानी है, उसके बाद है. इट कम्स अंडर द वेस्टर्न यूरोप. लेकिन ब्रिटेन को हम स्ट्रेंज केस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ब्रिटेन के अंदर लोगों को नहीं था कि दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ वन. जैसे जर्मनी में था, इटली में था, ग्रीस में था, लेकिन वहां ऐसा नहीं था. इट वॉज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड कंट्री लॉन्ग बिफोर. मोनार्की जो है उनका मतलब कि उन्होंने अपना पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर दिया था. एंड दे वर रिच एंड हैड पावर ऑल्सो. नाउ जो ब्रिटेन है वो कंट्रा मतलब कि आज की डेट पर अगर हम देखते हैं तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेश, इनको मिलाकर बनता है. बट द पावर वाज इन इंग्लैंड. जो मेन आपका पावर था वो इंग्लैंड में था. बाकी स्कॉटिश जो थे उनको अपने गैलिक लैंग्वेज या अपने कपड़े पहनने से भी ब्रिटेन बना करते. बट देयर वाज नो सच मूवमेंट. एंड बाय द एक्ट ऑफ 1707 इंग्लैंड स्कॉटलैंड जो है वो आपका एक हो गया. आयरलैंड पहले ही हो गया था, बिकॉज आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स थे दे वांटेड सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन. इसीलिए उनका जो है दे हैड ऑलरेडी, वहां पर भी लोगों ने कोशिश की थी कि आयरलैंड शुड बी अ रिपब्लिक. बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड इट टू बी पार्ट ऑफ इंग्लैंड, तो इट इज नाउ पार्ट ऑफ ब्रिटेन. एंड देन वहां का जो आज का फ्लैग है, यूनियन फ्लैग, जो उनका नेशनल एंथम है, गॉड सेव द नोबल किंग, these were adopted and English as the uniform language. So this is how in different parts of Europe we had
विटनेस द मूवमेंट्स। लाइक आपने अभी यहाँ पर पोलैंड का पूरा नहीं पढ़ा है, पोलैंड वाला, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनको आज हम देखते हैं एज वेस्टर्न पार्ट, लाइक फ्रांस, जर्मनी आपका, देन ब्रिटेन, ये कैसे फॉर्म हुए थे। अब जब हम ग्रीस के बारे में बात कर रहे थे, तो जो ग्रीस वाला एरिया है विच हैज मेनी नेबर्स, आसपास में छोटे 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 कंट्रीज, और ये कंट्रीज इतनी छोटी है, इफ यू गो, आपको एक दिन में भी आप घूम सकते हो। दैट इज आपका ग्रीस, मसिडोनिया, क्रोएशिया, आज के जो जितने भी छोटे छोटे थे ये सब वहां पर है। इट्स अ रिच रिसोर्स ओन्ड एरिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो यहाँ पे लोग थे, जो लोग रहते हैं वहां पे, बेसिकली दे वांटेड टू ओवर पावर ईच अदर, और दोनों एक मतलब कि लोग जो है आपस में झगड़ा करते रहते, दे वर एनवियस ऑफ ईच अदर। और इस चीज का फायदा था टू ऑल द सुपर पावर्स लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, दे ऑल वांटेड कि ये जो एरियाज हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाए, विच लेड टू अ बैटल अमंग दी सुपर पावर्स लेटर ऑन, जिसको हमने वर्ल्ड वॉर 1 बोला। तो दिस इज हाउ एक नेशनलिज्म की वजह से, लोगों के अंदर नेशनलिज्म होने की वजह से, वी कुड सी हाउ यूरोप वाज फॉर्म्ड, देन the results of the conflicts which resulted in World War 1, एंड ऑल्सो सम ऑफ द एरियाज, जैसे हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं, तो ब्रिटेन वगैरह जो है, दे वांटेड टू कॉलोनाइज ऑल द कंट्रीज विच वर थर्ड वर्ल्ड, जो एशियन कंट्रीज थी, जिसको हम बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। लेकिन बाद में कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन सब ने अपने अपने मूवमेंट स्टार्ट किए, एंड दीज कंट्रीज हैड टू विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम दीज एरियाज। तो नेशनलिज्म इन यूरोप से हमारे इंडिया में कई ऐसे लोग थे जिनको दे गॉट द व्हाट वी से इंस्पिरेशन, एंड दे इवन अडॉप्टेड दोज मेथड्स। अगर हम आज कहते हैं लिबर्टी, तो ये वाले जो वर्ड्स है ना, दैट वी टुक फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सम ऑफ द मूवमेंट्स दैट हैपेंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो अगर आप क्वेश्चंस को नाउ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, World War 1 वाला जो क्वेश्चन है वो, मतलब आई वुड प्रेफर कि जो भी क्वेश्चंस आपके बैक में दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काउंट केवर गिसब गरिबल्दी, जो भी आपके दिए उनको 100% करो। यूनिफिकेशन में जर्मनी you can do, because normally this question comes in an option। तो ये 5 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लो इस चैप्टर से, राइट। The second chapter which I'm taking for the next quick revision is minerals and energy resources। मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts: mineral resources and energy resources। मिनरल रिसोर्सेज, ऑल दोज रिसोर्सेज जो हमको अर्थ से मिलता है, विच वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन आवर इंडस्ट्रीज, एंड एनर्जी फ्रॉम डे टू डे यूज टू, जो लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करता है वो एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो जो मिनरल्स हैं, आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर मिनरल्स एंड हाउ डू जियोलॉजिस्ट एंड ज्योग्राफर्स डिफाइंड। तो मिनरल्स हमारे जो है, एनी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता, उसे हम मिनरल्स कहते हैं, एंड वी कैन स्टडी इट ऑन द बेसिस ऑफ अवर अर्थ और अर्थ क्रस्ट के इवोल्यूशन, एज, इनके लिए हम इनको पढ़ते हैं। मिनरल्स हमारे जो हैं, दे आर इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आया हुआ है। एंड व्हाई इट इज indispensable? Because right from our food to what we wear, what we are, where we are going, हमारे जो बसेस, हमारे रिक्शाज, हमारे
aeroplanes, everything is made up of some or the other minerals. Even our food contains, हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उनमें मिनरल्स हैं, फ्लोराइड है, उनमें जो आपके शाइन आता है माइका इज यूज्ड. So we are using minerals as a part of our daily lives. Now, आपका next very very important question is, where are the minerals found? इनको हम कहाँ देख सकते हैं? तो minerals are basically found in first igneous and metamorphic rocks. और ये जो है व्हेन हम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक कहते हैं, तो दे आर बेसिकली फाउंड ईदर इन द वेन्स, मतलब पतली पतली जो धारियां होती हैं, या लोड्स, ऐसे जैसे आपकी कोई चीज चुभ जा वैसे उनमें होते. दे आर फॉर्म जब ये नीचे की तरफ मेल्ट होकर जाते हैं. टिन, लीड, कॉपर, जिंक, दे आर द एग्जाम्पल्स. सेकेंड इज सेडिमेंट्री. सेडिमेंट मतलब जम जाना, बेड या लेयर बन जाना, जैसे कोल आपकी बन जाते हैं, सॉल्ट आपका बन जाता है, जिप्सम आपका बन जाता है. थर्ड इज द प्लेसर डिपार्ट, मतलब कि डिपॉजिट्स, यानी कि जो आपके अलूवियल सॉइल होता है, गंगा सॉरी रिवर्स के साथ जो आ जाता है, जो वैलीज में डिपॉजिट हो जाता है, वो जिनमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम कैन बी फाउंड. फोर्थ इज ओशन वाटर्स. वाटर में भी है, और आपका जो वहां पर समुद्र के किनारे जो सैंड है उनमें भी यू कैन फाइंड द मिनरल्स, लाइक आपका कॉमन सॉल्ट पानी से ही आता है, ब्रोमाइन, मैग्नीशियम. ब्रोमाइन आपके जो है केरला के साइन उसमें भी है, सैंड्स में भी है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, जब आपके रॉक्स टूट जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, उन वेदर्ड रॉक से आपके बनते हैं some minerals like bauxite, which is the ore for aluminium. मिनरल्स हमारे मैक्सिमम पाए जाते हैं इन द ओर्स, और जिस ओर के अंदर उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है जब हम सर्वे करते हैं, उसको हम उसका ओर मानते हैं. नाउ इफ वी क्लासिफाई द मिनरल्स ऑन अ ब्रॉडर वे, हमारा आता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, यानी कि जिनमें चमक होती है, मेटल होता है, वो आपका फेरस, आयरन वाला, नॉन फेरस एंड प्रीशियस. एंड नॉन मेटेलिक आपके माइका, लाइमस्टोन, ये आपकी नॉन मेटेलिक. So now let us come to the metallic one, that is iron. Iron, it is one of the major industries. And in iron, we have two kinds of iron ore. One is magnetite. As the name suggests, इसमें मैग्नेट ज्यादा होता है, ओवर 70%. एंड दूसरा हेमेटाइट, जिसमें आपका 50 to 60% होता है. मतलब देखा जाए तो मैग्नेटाइट इज सुपर. आयरन ओर जो है आपके पेपर में क्वेश्चन ये वाले आने के चांसेस ज्यादा है. दैट इज द मेजर आयरन ओर बेल्ट. ये ही इसमें से आने के 100% चांस होते हैं. और हमारे यहाँ पर जो आयरन ओर बेल्ट है वो है एक आपका उड़ीसा, झारखंड, दैट इज ऑन द छोटा नागपुर की तरफ. दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये आपका महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. बेल्लरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दैट इज इन द कर्नाटका बेल्ट. एंड महाराष्ट्र, गोवा, जो रत्नागिरी में आता है, ये एरियाज अगर हम देखते हैं तो दे आर द वन विच आर द मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसर्स. हमारे यहाँ पर यही आते हैं. ये आप इसमें 100% लर्न कर लें फ्रॉम मतलब की सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट इज इंडिस्पेंसिबल, सेकेंड इज वेयर दे आर फाउंड, थर्ड इज दिस. नाउ मैग्नीशियम जो है दैट इज यूज फॉर फॉर्मिंग द स्टील, और मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, इनको डालकर हम स्टील बनाते हैं. नेक्स्ट इज नॉन फेरस. नॉन फेरस में हमारे आते हैं कॉपर, बॉक्साइट. कॉपर आज की डे पर it is very important since it is used as the utensils, it is used in the chemical and the electric and electronic industries. Or because of its properties, it is one of the very important elements now in these industries.
इनको मतलब कि ये जो है लो रेसिस्टेंट होते हैं, तो वोल्टेज कम खींचते हैं। आजकल हम जो एसीज वगैरह खरीदते हैं उनमें कॉपर वायर को हम प्रेफर करते हैं। द बालाघाट Khetri and Singhbhum are important. Next is bauxite, which is aluminium. Aluminium lightweighted है, it is malleable, ductile, it has got the मतलब कि जल्दी गर्म होने की प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, so it is used with other metals also, and it is also uh, substitute to iron, मतलब लाइट वेटेड होता है। एंड अल्यूमिनियम जो है इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द प्रेशर कुकर्स एंड ऑल्सो द एयरक्राफ्ट। एंड ये हमारे जो है अमरकंटक, माइकल, इन एरियाज में है, और ये आपके पेपर में मैप में आने के ज्यादा चांसेस हैं। माइका, इसका आपको जो है इट कैन कम एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। इट्स एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट, क्यों इनके जो है ये इतनी पतली पतली शीट्स होती हैं, मतलब 1 इंच के अंदर भी यू विल बी फाइंडिंग थाउजेंड्स ऑफ, एंड दे कम इन डिफरेंट कलर्स। आपका कोदरमा एंड अजमेर एक बार आया था पेपर फॉर माइका बेल्ट। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, ये आपका सिंगल है, ये किसी और में किसी के साथ नहीं होता। इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर द आयरन ओर स्मेल्टिंग। ये आता आपके इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो द सिंगल रॉक आएगा। इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आता है विच मिनरल इज फाउंड इन द सिंगल रॉक। ठीक है। नेक्स्ट आता कोल। अब कोल आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके जहां से हम स्टार्ट करें दे आर ऑल मतलब कि एनर्जी रिसोर्स। नाउ व्हेन हम मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, तो मिनरल्स नॉर्मली आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। अब माइनिंग जो है इट कैन बी अ क्लोज्ड माइनिंग, इट कैन ऑल्सो बी एन ओपन पिट। जैसे हमारे जो एल्यूमिनिया वगैरह होता है वो आपका जो है ओपन पिट होता है। एंड ड्यू टू माइनिंग देर आर मेनी हैजार्ड्स ऑल्सो, लाइक माइनिंग कैन ऑल्सो गो टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। माइनिंग जो है वहां पर पानी जो है वो stagnant हो जाता है, which also results in the degradation of the land। एक इंडिया के अंदर 1 मार्कर में आ सकता है, वेरी मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन मेघालय अगर आप देखो तो छोटे छोटे से आप देखोगे माइनिंग नॉर्मली इट्स अ वेरी बिग एरिया। जिन एरियाज के अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं उन एरियाज को गवर्नमेंट नॉर्मली अपने पास रखता है, एंड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स दे extract the minerals। But in Meghalaya, there are some communities, even though अब सुप्रीम कोर्ट वगैरह मना कर रही है, there are some communities जो मैनुअल टेक्निक से इन मतलब कि कोल वगैरह को निकालते हैं, which is just like a rat burrowing into the ground, जिसको हम बोलते हैं rat hole mining। अभी इसको मना किया जा रहा है क्योंकि माइनिंग के जो भी हैजार्ड्स होते हैं वो इनमें भी होते हैं, और अगर ये बंद हो जाए तो खुल नहीं सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं। दिस इज प्रैक्टिस इन सम पार्ट्स ऑफ द मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। तो these were the minerals which we are extracting from the earth। The next is energy। एनर्जी रिसोर्सेज हमें देती हैं बोथ लाइट एंड हीट। वी हैव सम विच आर कॉन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, और आपके पेपर में 3 मार्क में डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल के चांसेस है। पहला क्वेश्चन एनर्जी वाले में से। नाउ इन द एनर्जी वी हैव कोल। कोल जो है, इन कोल से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज क्लासिफाई करो। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज क्लासिफाई करो। एंड सेकंड आपका आता है द टाइप्स ऑफ कोल। एक आपका आता है टाइप्स और दूसरा आता है एज क्लासिफिकेशन। दोनों बहुत ही ज्यादा कॉमन लेकिन ऑप्शन में आए। नाउ टाइप्स मतलब जब आपके प्लांट्स डिके करते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको हम वो प्रोड्यूस करते हैं पीट।
और धीरे धीरे यही पीट जो है आपका मतलब कि सेडिमेंट होते होते बनता है कोल। इनमें हमारा होता है सबसे लो ग्रेड विच इज लिग्नाइट, और ये आपके मैप का क्वेश्चन हो सकता है, विच इज फाउंड इन नेवेली। नेवेली तमिलनाडु में लिग्नाइट आपका है, विच इज ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देन आपका नेक्स्ट आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस हमारा सबसे कॉमन कोल है, विच इज यूज फॉर ऑल द कमर्शियल पर्पसेस। एंड इसी में आपका इनको हम मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं। एंड हाईएस्ट हमारा जो होता है हार्ड जो कोल होता है एंथ्रासाइट। तो ये तो आपके डेफिनेशंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स। नेक्स्ट इज वेयर एंड हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आर कोल। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कोल इन इंडिया इज फाउंड इन टू डिफरेंट जियोलॉजिकल एज। फर्स्ट इज आपका जो पुराने मतलब की है, विच इज मोर देन 55,000 ईयर्स ओल्ड। एंड द सेकेंड वन इज द टेरिशरी वन, जो आपके असम वगैरह में जो पाए जाते हैं वो। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोल्स एज पर द एज, मतलब जो उनके फॉर्मेशन में रहा है। दिस कैन बी अ टू मार्कर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारा पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज यूज्ड एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर टेक्सटाइल्स, और इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम उसमें पास में रहते हैं। सेकेंड इज आपका जो है पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज एज अ क्रूड ऑयल, इट इज यूज एज ग्रीस, इट इज यूज फॉर कॉस्मेटिक्स, इट इज यूज फॉर फ्यूल। और इसमें से यू कैन गेट द मैप क्वेश्चन। पेट्रोलियम हमारा बेसिकली इज इन मुंबई हाई एंड गुजरात आपका अंकलेश्वर, एंड थर्ड इज असम दिग्बॉय। ये आपके मैप के क्वेश्चन में आ सकता है। पेट्रोलियम जब बनता है तो ऊपर आपके गैस बनता है, ऊपर गैस होता है, नीचे पोर्स में आपका पेट्रोलियम होता है। तो जो गैस है उसको हम मतलब कि निकाल के वी यूज इट इन द प्योर फॉर्म फॉर डिफरेंट, जैसे हम सीएनजी यूज करते हैं कंप्रेस करके पाइपलाइंस के थ्रू, नाउ वी आर टेकिंग इट फ्रॉम फॉर डिफरेंट एरियाज। वो हमारा जो है गैस है। इट इज ऑल्सो टेकन एज अ स्लरी फॉर डिफरेंट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी कोल से भी जनरेट करते हैं एंड हाइड्रो से। दिस कैन ऑल्सो बी अ थ्री मार्कर क्वेश्चन। जो कोल से होता है दैट कॉजेज पोल्यूशन, इट्स कन्वेंशनल बिकॉज वो पुराना बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन पोल्यूशन है, विच इज मतलब कि विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन वी आर ड्राइविंग। Next, we have some other non-conventional energies like atomic, solar, wind, biogas, tidal and geothermal. इसमें से geothermal आपका वन मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। सोलार एनर्जी के जो आपके मतलब कि बेनिफिट्स हैं वो थ्री मार्कर में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूक्लियर जो है दैट इज इन द यूरेनियम एंड थोरियम हमारे यहाँ अवेलेबल है, दो इसको जो है एटम को तोड़ के बनाया जाता है। Solar energy in India has strong future since India is in a tropical country. So we receive the solar rays and we can use it. Like हमारे यहाँ पर भुज के अंदर जो है we have the solar power plant. We have at different places, but India के अंदर future बहुत bright है since we are the tropical country. Wind, सम एरियाज इन तमिलनाडु, आपका जो नेवेली वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, यहाँ पर विंड मिल्स हैं। एंड इफ यू क्रॉस देम बाय रोड यू विल फाइंड दीज विंड मिल्स ऑल ओवर। दे कन्वर्ट द विंड इनटू द एनर्जी रिसोर्सेज। देन इज बायोगैस। बायोगैस हमारा जो है इट इज यूज, बायो मीन्स बायोलॉजिकल वेस्ट के साथ हम यूज करते हैं द प्लांट वेस्ट, द फार्म वेस्ट, इनको यूज करके हम प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। फार्मर्स इसके जो मतलब रेसिड्यूज होते हैं उनको यूज करते हैं फॉर देयर फर्टिलाइजर पर्पज, एंड जो गैस होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द होम क्रिएटिंग अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। देन टाइडल को लेकर हम गल्फ ऑफ खंबत,
कच्छ, यहाँ पर वी हैव ट्राइड टू generate the energy using the tides, but ये उन्हीं एरियाज में होते हैं जहां हाई टाइड्स आपके रहते हैं। देन इज द जियोथर्मल, जो आपके मतलब कि अर्थ के नीचे है, लाइक आपका पुगा वैली लद्दाख और आपका हिमाचल में है, यहाँ पर पार्वती एंड पुगा वैली, ये आपके वन मार्कर क्वेश्चन है, वेयर यू कैन फाइंड द जियोथर्मल। So in India, if we talk, we have lots of resources, minerals भी और energy भी. But overuse, if we are overusing over the time, इनमें से जो आपके if we talk in the first chapter में जो हमने पढ़ा था, that is कि इनमें से कुछ जो है वो आपके रिन्यूएबल है और कुछ हमारे नॉन रिन्यूएबल। सो जो नॉन रिन्यूएबल होंगे वो खत्म हो जाएंगे, एंड देन इफ वी आर इम्पोर्टिंग देम वो कॉस्टली पड़ेंगे। एंड इवन हम रिन्यूएबल को भी ओवर यूज करते हैं, लाइक हम वाटर को अगर हम ओवर यूज करते हैं तो ओवर द पीरियड उनको दोबारा फॉर्म करना डिफिकल्ट हो सकता है, दैट कैन लीड टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंजर्व द मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हम अगर कोशिश कर सकते हैं जो नॉन कन्वेंशनल है लाइक सोलार एनर्जी, इनको हम जो है दे ऑल कम अंडर व्हाट वी कॉल एज, जब हमने क्लासिफिकेशन किए थे ना रिसोर्सेज को फर्स्ट में, तो उनमें हमने किया था पोटेंशियल, जिनमें कैपेबिलिटी होती है, देन हमने किया था स्टॉक एंड रिजर्व, तो ये सब हमारे जो है स्टॉक एंड रिजर्व के अंदर आते हैं। तो वी कैन यूज देम यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सो दैट हमारे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो भी बचे हुए हैं एंड वी आर एबल टू सेव द एनवायरमेंट ऑल्सो। दैट इज द चैप्टर। इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल आ सकता है, वो आप जनरल में लिख सकते हो बिकॉज दैट यू आई थिंक यू स्टडी इन योर साइंस ऑल्सो, इट्स अ जनरल वन। बाकी कन्वेंशनल में से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस, कोल के टाइप्स एंड एजेस आपके इंपॉर्टेंट है, राइट। The last chapter which I'm revising today is water resources from geography itself. Now, जब हम कहते हैं water, तो there are so many stories, water, water everywhere, not a drop to drink. Humans, जो हमारा अर्थ है, it is surrounded 3/4 by water. But still, we don't have enough water to drink. दिस इज बिकॉज जो हमारे सराउंडिंग वाटर है दैट इज आपका सॉल्टी, सेलाइन, इट कैन नॉट बी इमीडिएटली यूज डायरेक्टली फॉर एनी पर्पस, इट हैज टू बी ट्रीटेड। सेकेंडली, ओनली 2% हमारा प्रेसिपिटेशन आता है एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स में हमारे पास है, तो फ्रेश वाटर हमारे पास कम है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा ये फ्रेश वाटर है वी नीड टू कंजर्व इट, बिकॉज हम वाटर को यूज करते हैं फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, फॉर अवर कुकिंग, बाथिंग, एवरीथिंग, इंडस्ट्रियल यूज, फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉर अदर पर्पसेस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। एंड ड्यू टू ऑल दीज वी नीड वाटर। इंसान खाने के बिना सर्वाइव कर सकता है, पानी के बिना नहीं। बट फॉर द पास्ट few years there has been an increase in water scarcity. 2 marker question आपके आ सकता है और वो है what are the causes of water scarcity. तो water scarcity की major causes हैं ओवर यूज। हम एग्रीकल्चर के लिए ओवर यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था कि राइस जो है वो उन बेल्ट में आता है जहां बारिश होती है, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड ग्रोइंग राइस इन नॉन इरिगेटिंग फील्ड्स ऑल्सो, वहां हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। देन इंडस्ट्रियल यूज हमारा जो है अब बढ़ गया है विद ग्लोबलाइजेशन, इट इज इंक्रीजिंग। नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स टाउन्स, हमारे अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो गए हैं, टाउन्स बन गए हैं, सिटीज बन गई हैं, ज्यादा पानी चाहिए, स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग्स है एंड ओवर पॉपुलेशन। ये आपका 2 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकता है। तो वाटर स्केर्सिटी होगी एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे
इंडिया विल बी वन अमंग दोज कंट्रीज जहां वाटर स्केर्सिटी रहेगी। अभी भी अगर आप देखोगे तो जो आपके अरेबियन कंट्रीज हैं वहां पर आपका जो है पानी बहुत दिक्कत है। एंड व्हाई दे हैव टू इम्पोर्ट द वाटर? बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिवर्स, दे आर सराउंडेड बाय द सी विच जिसको वो पी नहीं सकते, इसलिए वहां पे पानी कॉस्टली है। एंड अगर हम लोग जो हमारे घर, हमारे तो देश के अंदर इतने सारे रिवर्स हैं, लेकिन हम उन रिवर्स को तो इतने अच्छे तरीके से रखते हैं, हम उनमें ही कपड़े भी धोते हैं, उन्हीं में हम अपने कैटल को भी धो देते हैं, उन्हीं में हम सब कुछ कर देते हैं। सो वी आर polluting. If we are overusing, then what will happen? We would also be scarce one day. So it is very important कि हम इस वाटर को समझें और वाटर को यूज करें प्रॉपर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो वी रिक्वायर्ड वाटर फॉर मेनी पर्पसेस, और जिसके अंदर से सबसे पहला हमारा जो यूज था वो था एग्रीकल्चर। बिकॉज हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। हमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए था, तो डैम्स जो है दे वर एस्टैब्लिश्ड। And Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, proclaimed dams as the temples of modern India. Means इंडिया को डेवलप करने में डैम्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। डैम्स जो है दे आर हैविंग डिफरेंट पर्पसेस। डैम्स बेसिकली होते हैं, दे आर बिल्ट अप टू स्टॉप फ्लडिंग। किसी भी रिवर में फ्लड आता है तो उसकी रोक कर। डैम्स आर ऑल्सो मेड बिकॉज दे कैन ऑल्सो एनहांस द ब्यूटी। उनको हम वहां यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स हम उनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। We call dams as a multi-purpose project because they help in irrigation, they help in stopping of the flood, they help in navigation, they help in मतलब कि ब्यूटिफाइंग द एरिया, इसीलिए हम उनको मल्टीपर्पज बोलते हैं। 3 marker question. But dams have their merits and demerits. Dams have continuously been under scrutiny. 3 marker question काफी मतलब कि रिपीटेड रहा है। Why? Because though they are generating electricity, they are stopping the flood, they are helping in irrigation, navigation, but yet dams जो है they have also led to sedimentation of the soil. जब पानी उनमें भरता है तो सेडिमेंट्स, उसमें जो पानी में सेडिमेंट होता है वो डैम्स में जम जाता है, विच रिजल्ट्स इन ओवरफ्लोइंग। देन डैम्स को बनाने के लिए, टू बिल्ड द डैम्स, इट इज नॉट अ स्मॉल एरिया, अ लार्ज एरिया हैज टू बी क्लीन्ड। बहुत बड़े एरिया को क्लीन करना पड़ता है, और जब इस एरिया को क्लीन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे जो लाखों लोग होते हैं दे आर डिस्प्लेस्ड। द एक्वेटिक लाइफ इज ऑल्सो स्पॉइल्ड, क्योंकि उनकी जो रेगुलर मूवमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। एंड देयर हैव बीन मेनी मूवमेंट्स फॉर दिस, लाइक आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, ये सब जो है दे हैव बीन बिकॉज दे ऑल्सो कॉज अ सोशल प्रॉब्लम्स। नॉट ओनली दैट कि दे आर मतलब कि रिजल्टिंग इन सेडिमेंट्स, और उनका जो ओरिजिनल पर्पस है कि पानी को रोकना, वो नहीं रोक पाते हैं बिकॉज सेडिमेंट्स होते हैं तो सर्टेन टाइम्स दे ओवरफ्लो। So there have been many resistance to dams. That is why it is said dams come under scrutiny. Moreover, dams sharing of water, they have also lead to मतलब कि conflicts among the states. Like हमारे यहाँ पर कृष्णा रिवर के ऊपर, then कावेरी रिवर के ऊपर, the states are having the conflicts. Who should get how much? तो इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छे से लर्न करना। दिस विल बी अ 3 marker क्वेश्चन। डैम्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या डैम्स हैव बीन अंडर कॉन्टिन्यूअस स्क्रूटनी।
उसमें आपको यही बताना है कि दो डैम जो हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल, येट दे कॉज सेडिमेंटेशन, डिस्प्लेसमेंट, अफेक्शन, मतलब कि दे अफेक्ट द एक्वेटिक, तो द पीपल आर रेसिस्टिंग, मतलब कि प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, राइट। दिस इज हमारा सेकंड। अब आता है हमारा कि पहले और अभी में हमें जो है पानी को बचाना है, एंड इवन लॉन्ग बिफोर, ये आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन भी आया है। देयर हैव बीन मेनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स विच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड्स। लाइक अगर हम लोग भोपाल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपका आर्टिफिशियल लेक है। देन अगर हम श्रीरंगपुरम बात करते हैं इलाहाबाद में, वहां पर सोफिस्टिकेटेड आपके हैं, कलिंगा में आपके हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इवन इन द ओल्डर टाइम्स, पुराने टाइम में भी जो पानी था उसको कंजर्व, जब मतलब जब पॉपुलेशन कम था, लोग कम थे, तब भी पानी को जो है कंजर्व किया जाता था। पीपल यूज टू ब्रिंग द चैनल। और कल ही मैं पढ़ रही थी एक मतलब कि अबाउट, आई थिंक इट्स रानी का कुआं, समथिंग लाइक दैट। इवन इन दोस टाइम दे हैव बिल्ट अप द चैनल्स इन दैट वे कि पानी कभी जो है कम ना हो, एंड इट इज नॉट वेस्टेड। इन द मॉडर्न टाइम्स देर आर एरियाज जहां बारिश तो बहुत होती है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द वाटर फॉर देयर इरिगेशन। तो इन हिमाचल प्रदेश, अगर आप ये देखोगे, मैंने राइट साइड में एक फोटो सी बना के बना रखा है, ये पेपर में 1 1 मार्क में मैच द कॉलम में आ सकता है। इन हिमाचल प्रदेश आपका जो है वी हैव द कुल्स एंड गुल्स इन द वेस्टर्न हिमाचल। ये होते हैं आपके चैनल्स जो इरिगेट करने के लिए यूज होता है। इन फलौडी बारमेर इन राजस्थान जो टंकाज हैं वो बनाए जाते हैं, जिसके अंदर अंडरग्राउंड आपको जो है पानी को दे, मतलब कि सेव इट, वो कंजर्व करके रखते हैं। व्हेन द रेन आता है तो उस पानी को जो है नीचे टंकास रख के, दैट मे बी इनसाइड देयर वरांडा और इट मे बी आउटसाइड, जहां वो पानी को प्रिजर्व करते हैं, उसके बाद दे यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अभी कई जगहों पर जो है दिस सिस्टम हैज बीन मतलब कि डिप्लीट, कम हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। रीजन, उन एरियाज में अब टैप वाटर है, बट स्टिल जिनको वो वाला पानी का स्वाद अच्छा लगता है, दे बिल्ड द टंकास। देन इन बंगाल आपके इनअंडेशन चैनल्स, पानी जहां पर ठहरता है वो चैनल बनाए हुए हैं। इन वेस्ट राजस्थान रूफ टॉप वाटर हार्वेस्ट करते हैं। तो these way the people are using different methods for conservation since a long time. एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आज की डे पर, ये तो तब की बात है व्हेन पीपल डिड, मतलब कि दे डिड नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, उनके पास इतना कुछ नहीं था, तब भी वो यूज करते थे। एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम भी ऐसे टेक्निक्स यूज करें ताकि वाटर स्केर्सिटी से हम आने वाले टाइम में बचें। बिकॉज वाटर रिसोर्स नहीं होगा तो बाकी कोई रिसोर्स आपका, मिनरल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नथिंग इज गोइंग टू कम। और हर चीज की जो दाम आज आप 1 रुपए दे रहे हो, दैट वुड बी 1000 रुपीज if water is not available, because it's a basic need for everything. Even in the modern times, there are states like Tamil Nadu jahan government has made compulsory that roof water harvesting should be practiced. Since तमिलनाडु में बारिश बहुत अच्छी होती है, बट रिवर आपका वहां पर एक ही है विच इज ऑल्सो शेयर्ड, तो दे, मतलब वहां पर हमेशा जो है वी हैव द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। सिमिलरली गेंटतूर जो है, इट्स अ वेरी स्मॉल बैकवर्ड विलेज, लेकिन वहां के जो लोग हैं, मतलब दैट्स नॉट अ वेरी मॉडर्न विलेज, वो काफी, लेकिन उन्होंने हर एक ने, वहां अराउंड 200 फैमिलीज रहती हैं, और हर फैमिली ने अपने घर के ऊपर they have installed this rainwater, household rainwater system, harvest system, and they are using it to take the water from the uh, rain itself. In the same manner, अगर हम देखते हैं मेघालय, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, आयरॉनिकली चेरापूंजी और आपका जो मानसिन राम है, दैट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। लेकिन वहां पर क्या है, देखिए द वाटर
कैन नॉट बी स्टोर्ड, इरिगेशन के लिए उन्हें प्रॉब्लम आती है. एंड दिस 200-year-old practice of bamboo drip irrigation is practiced over there. ये जो बैम्बू ड्रिप है, दैट मीन्स बैम्बू एंड ड्रिपिंग, बूंद से. तो जो बैम्बू आपके होते हैं, दैट्स वेरी वहां पे कॉमन है. तो उसके थ्रू जहां पानी होता वहां से दैट इज टेकन. जहां पानी होता वहां तो फ्लो ज्यादा होता है, लेकिन धीरे 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 व्हेन इट रीचेस द अदर साइड, वो सिर्फ ड्रिप करके बाहर आता है एंड दे यूज इट फॉर इरिगेशन. So in many of the states, like if we talk about Gentatur, which is a backward village, Tamil Nadu, which has installed the rainwater as must, Meghalaya, jahan year 200-year old. Then if we talk about Himachal Pradesh or Rajasthan, jahan water scarcity hai, people have been conserving the water. And it is a very important, matlab ki hamare liye it becomes very significant that we are also conserving the water. Even a drop of water would definitely make a bottle in the future. So हमें जो है, हम जितना हो सकता है, we must save the water at the domestic level, at the industrial level, at all the levels where water is used. कई बार ऐसा होता है कि पानी जो है वो वेस्ट हो रहा होता है, and people even make memes, मतलब मजाक करते हैं कि हम जब होली में जब मतलब नहाते हैं तो पानी वेस्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता. तो इट इज आवर ड्यूटी, इफ वी डोंट वांट टू सी एनी सच सिचुएशन जहां हमें पानी जो है वी हैव टू बाय इट इवन फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग पर्पस, तो वी नीड टू कंजर्व इट. तो दैट इज आपका वाटर रिसोर्सेज. नाउ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट, कॉजेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पहला क्वेश्चन. डैम्स, उनकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेकेंड क्वेश्चन. डैम्स हैव बीन अंडर स्क्रूटनी, आपका ऑप्शन में क्वेश्चन. देन द डिफरेंट प्लेसेस आपके मैच द कॉलम में भी आ सकता है, या फिर डिफरेंट आप बताओ, मतलब जैसे कुल्स एंड गुल्स्टम. हु प्रोक्लेम डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? जवाहरलाल नेहरू. देन बैम्बू ड्रिप कहाँ पे होता है? देन गेंटेतूर जो है वहां पर कैसे प्रैक्टिस होता है? दीज आर ऑल 1 मार्कर क्वेश्चन. तो इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन और 3+1 इन दी MCQs. दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. हाँ, स्क्रूटनी वाला, डैम्स के पॉजिटिव नेगेटिव वाला 100% लर्न करना, और ये जो नेम्स है मैच में, ये जरूर देख लेना फ्रॉम दिस चैप्टर. So that is the division of water resources. With this, today we have revised 3 chapters: Rise of Nationalism in Europe, Water Resources, Minerals and Energy Resources.